मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में मैं आपका दोस्त अमित तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम समर्पित है इस धरती की संभाल करने वालों को, किसान भाइयों को। ये कार्यक्रम आपका है दोस्तों। इस कार्यक्रम का जैसा नाम है शाश्वत यौगिक खेती, ये खेती का ही एक प्रकार है। इस खेती के प्रकार के बारे में हम इस कार्यक्रम की कड़ियों में जानेंगे, खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये विषय भी आपको बताता हूं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं गेस्ट, उनका नाम है महेंद्र ठाकुर जी। महेंद्र भाई, आपका शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों। महेंद्र भाई MSc इन माइक्रोबायोलॉजी हैं। उन्होंने MBA भी किया हुआ है। वे मुंबई में रहकर मल्टीनेशनल कंपनीज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, परंतु वर्तमान में वे शाश्वत यौगिक खेती कर रहे हैं और खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। महेंद्र भाई, आप तो अनुभवी हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी भी किया हुआ है, तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को खेती के प्रकार के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि शाश्वत यौगिक खेती भी खेती का ही एक आधुनिक प्रकार है जी। कहाँ से खेती शुरू हुई परंपरागत तरीके से, और कहाँ अब हम शाश्वत यौगिक खेती की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सभी दर्शक गण जो हैं वो जानना चाहते होंगे कि शाश्वत यौगिक खेती है क्या, और आप तो 5 वर्षों से ये खेती करते आ रहे हैं, तो खेती के प्रकार के बारे में कुछ बताइए। खेती एक ऐसा विषय है, भारत शुरू से ही बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, और खेती ये बहुत पहले से शुरू से ही भारत में होती आई है। बिल्कुल ठीक। और इसमें समय की जैसी ज़रूरत थी उस समय उसी प्रकार से इसमें परिवर्तन होते गया जी। जैसे कि शुरू में ये था कि जो नैसर्गिक खेती होती थी जी, अभी आप देखेंगे खेती सिर्फ जो हो रही है वो मनुष्य के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आधुनिक पद्धति से खेती की जा रही है। हाँ जी। लेकिन अन्न तो औरों को भी लगता है जी। जैसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनको भी अन्न लगता है जी। लेकिन उनके लिए अभी भी खेती नहीं की जा रही है जी। उनकी खेती अपने आप हो रही है। अगर हम सोचें कि जानवरों की खेती की जाती है, जानवरों के लिए अन्न पैदा किया जाता है जी। लेकिन वो भी मनुष्य की जरूरत है इसलिए किया जा रहा है। जी, जी, आज ज्यादा से ज्यादा दूध मनुष्य को चाहिए, इसलिए खेती चाहिए। हाँ, इसलिए पशुपालन होता है। इसलिए पशुपालन होता है और उनके लिए खेती की जा रही है। और जहाँ तक पशु पक्षियों या प्राणियों का संबंध है, दूसरे प्राणियों का संबंध है, तो अगर शाकाहारी प्राणी है तो वो प्रकृति के संसाधनों से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और यदि वो मांसाहारी है तो फिर वो एक श्रृंखला जीवन चक्र बना हुआ है, वो हमने पढ़ा है। तो आज भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो खेती है इसके लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए वो ऑलरेडी हो रही है। सिर्फ मनुष्य ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसमें अलग अलग बदलाव किए, और वो समय की ज़रूरत थी। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ते गई, जिस हिसाब से हमारे यहाँ अन्न कम होने लगा, तो अन्न का उत्पादन बढ़ाना ये प्रायोरिटी थी, क्योंकि मनुष्य को पूरा पेट भर के अन्न तो चाहिए। और इसी तरीके से जो नैसर्गिक खेती थी उसका स्वरूप फिर सेंद्रीय खेती ने लिया। सेंद्रीय खेती में ऐसा होता था कि आपको इनपुट्स डालने हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो ज़मीन में कम पड़ रही है वो आपको बाहर से डालनी है, लेकिन उसमें वही चीज़ें डाली जाती थी जो नैसर्गिक थी। जी। जैसे कि गोबर खाद है, जैसे कि जो वेस्ट निकलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, उसको डालना है, जैसे कि और जैसे ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, जो हरा घास उगा के फिर उसको ज़मीन में डालना है। तो ऐसे नैसर्गिक चीज़ों को डालकर उससे खेती किया जाए, उस सेंद्रीय खेती कहा जाता है। प्राकृतिक के बाद सेंद्रीय खेती का ये साधारण प्रकार, कुछ जो इनपुट्स चाहिए जमीन को वो हम दे दें। इसके पश्चात इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उस हिसाब से और भी इम्प्रूवमेंट हुए, और उससे भी प्रोडक्शन ऐसा महसूस हुआ कि कम पड़ रहा है, प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है जी। और जिस समय हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था, हाँ जी, तो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा अनाज इंपोर्ट किया गया जी। और इतना सारा हमेशा इंपोर्ट करना, अनाज इंपोर्ट करना हमारे देश के फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हानिकारक था। अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। तो अर्थव्यवस्था बिगड़ने की वजह से ये तो प्रायोरिटी बन गई थी कि कैसे भी करके हमको अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाए जी। और उसमें ये देखा गया कि जो बाहर से इनपुट्स डाले गए, हाँ जिनको हम रासायनिक खाद
और रासायनिक पेस्टिसाइड्स कहते हैं। जी जी जी। तो उनको डालने के बाद ऐसा ये हुआ कि एकदम से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे भंडार भरपूर है, आने वाले 1-2 साल तक हमारे पास स्टॉक सफिशिएंट है। जी जी जी। हम हमारे जनता को, जो भारत की जनता है, उनको पूरा अन्न दे सकते हैं, स्टॉक भी रखते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आज हमारे पास वो समस्या नहीं रही जो कुछ साल पहले थी, जब हमको वो इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो ये प्रकार था रासायनिक खेती से जो डेवलपमेंट हुआ जी। इसके बाद फिर ये हुआ कि रासायनिक खेती करने के बाद जो जमीन में जो उसके ओरिजिनल तत्व है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हुए और हमने जो डाला है वो बाहर से आर्टिफिशियल डाला है। बिल्कुल ठीक। इस वजह से पौधे ने क्या किया, उसकी जितनी क्षमता थी उस क्षमता से पूरा का पूरा प्रोडक्शन दिया। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए, नई जातियां निकली, नए प्रकार की जो सीड निकला, उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन मिला। लेकिन इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये सब रासायनिक खेती के प्रादुर्भाव के बाद ही हुआ। जी हाँ। अभी तक हम सेंद्रीय खेती कर रहे थे, जब हम अनाज की कमी महसूस होने लगी, हमें प्रोडक्शन की कमी महसूस होने लगी, तब खेती का जो नया प्रकार आया वह था रासायनिक खेती। जी, इसमें आप बता रहे हैं कि बीज भी नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, ये हकीकत है। रासायनिक खादों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आज भी ऐसे साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि किसानों के खेतों में हमने छुप करके ही खाद डाले हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा रिजल्ट देना था जी। इधर गवर्नमेंट का ये था कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है। किसान उस पद्धति को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सेंद्रीय खेती के बाद जब ये रासायनिक खेती आई, ये कितनी पुरानी बात है? ये करीब जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ जी, और उसके बाद जो अनाज की कमी भी हुई और जो विदेशों में ये जो हमारे जो रसायन हैं, ये खाद के लिए उत्पादन इनका नहीं किया गया था। जी जी जी। इनका उत्पादन किया गया था कि उनकी वो सैन्य सामग्री थी, अस्त्र शस्त्र बनाए जा सके। उसमें वो जो यूरिया है, ये है, तो उनमें जो स्फोटक बनाते थे, जी जी। ऐसी चीजों में इनका इस्तेमाल करने के लिए वो था जी। लेकिन उसका जब देखा गया कि उसके रिजल्ट इधर अच्छे हैं, खेती में अच्छे हैं, क्योंकि रेडीमेड नाइट्रोजन मिलता है, रेडीमेड पोटाश मिलता है, रेडीमेड फॉस्फेट मिलता है। तो जब रेडीमेड पौधे को मिल जाए तो पौधा एकदम से फल देना चालू करता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन हुआ, लेकिन इसमें और एक कड़ी मैं जोड़ना चाहूँगा, बिल्कुल, वो समय की ज़रूरत थी। ठीक। लेकिन उसका इस्तेमाल कितना करना, कब करना, कैसे करना, ये कंप्लीट इम्बैलेंस हुआ। द रीज़न इज़ एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। किसानों को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करे, कब करे, और उसका कई बार वो देखने के बाद ये होता है कि बाजू वाले ने इतना डाला, 100 किलो डाला तो उसको इतना अनाज मिला, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 50 किलो और ज़्यादा डालूंगा तो और ये मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इस भावना से ज़मीन में जो डालने का जो प्रकार था, जो परसेंटेज, वो क्वांटिटी इम्बैलेंस होने की वजह से जमीन धीरे धीरे उसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई जी। और आज हम देखते हैं उसके साथ साथ जो दुष्परिणाम दूसरे जो निकले हैं कि प्लांट्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन में दे रहा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो रहा है जी। जिस वजह से इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आज हमारे पास खेती के ऊपर जो है रोग का, जो कीटक का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा है जी। आज हम यदि कैलकुलेट करें तो किसान का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो खर्चा है वो पौधों के संरक्षण में जाता है। सीड उसका हो सकता है या खरीदता है, लेकिन ज़्यादा खर्चा जो होता है वो उसके संरक्षण में होता है। क्यों? क्योंकि जो भी डेवलपमेंट अभी नए हुए हैं तो उसमें ऐसी साइकिल तैयार हुई कि कीटाणुओं का जो कीट थे, जो बीमारी तैयार करते, उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ा और इधर हमारा जो इसका जो टॉलरेंस पावर जो था, इम्यूनिटी जो थी प्लांट्स की, वो भी कम हुई जी। आज समस्या ये है कि हम जो प्रोडक्शन ले रहे हैं उसमें भी जो क्वालिटी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट की, सिर्फ रसायन की वजह से जो क्वालिटी डिटोरेट हुई है, उसको यदि हम लैब में टेस्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे, आज उसकी हम चर्चा भले नहीं करेंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि उसके दुष्परिणाम कितने हैं, जिसको
रेसिडुअल टॉक्सिसिटी कहा जाता है। जी। आप एक सिस्टम देखेंगे कि जितना भी अनाज हमारा एक्सपोर्ट होता है, हाँ जी, वो बाहर लैब में टेस्ट किया जाता है। ठीक। टेस्ट करने के बाद में उसका रेसिडुअल टॉक्सिसिटी लेवल ये चेक किया जाता है। ठीक। उसके नीचे यदि है तो ही वो एक्सपोर्ट होता है। और इसका बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। पिछले बार नासिक से जो कंटेनर हमारे जो एक्सपोर्ट हुए थे वो वापस आए। वापस आने के बाद कंपनी ने ये कहा कि आपको वापस देने का भी, इसको डिस्कार्ड करने का भी आपको पैसा भरना है। ये स्थिति इसलिए आई, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी। तो पता चलता है कि इसमें जो एक्सेस केमिकल्स जो है जी, जो मनुष्य के हानिकारक है मनुष्य के लिए, वो ज़्यादा आ गए हैं। तो ये सारे परिणाम दुष्परिणाम आने की वजह से आज समस्या ये है कि हम प्रोडक्शन तो ले लिए हैं, हमारे पास फूड है जी, बट क्या वो खाने योग्य है? बिल्कुल ठीक। और यही समस्या, यही एक विचार सतत हमारे साइंटिस्ट लोगों के मन में भी है जी, गवर्नमेंट के पास भी है। उनकी भी योजनाएं हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाए जी, और हम फिर से जैविक और सेंद्रिय की तरफ जाए जी। तो इस तरीके से रासायनिक खेती का योग चला और आज भी रसायन के द्वारा ही खेती में डाले जाते हैं और उत्पन्न लिया जाता है। जैसा आपने कहा कि वो शायद समय की ज़रूरत थी उन रसायनों का इस्तेमाल करना फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आज के युग की हम बात करें तो आज इन रसायनों के इनबैलेंस इस्तेमाल की वजह से, जो आपने कहा कि भाई कंटेनर वापस आ गए जी, ठीक है, अब उसे कंज्यूम तो हम भी कर रहे हैं जी, उसी अनाज को, और आज कोई भी घर बीमारी से अछूता नहीं है और सब ये जानते हैं कि केमिकल्स के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से, चाहे फिर वो फल हों, सब्जियां हों या फिर वो अनाज हो, इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हर घर में बीमारी पहुंच चुकी है। नाना प्रकार की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। पौधे भी जूझ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं है और हमारे अंदर से भी वो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता पूर्णतः ख़त्म हो चुकी है। आज जो समय की पुकार है वो है शुद्ध एवं सात्विक अन्न। इसके मद्देनज़र खेती में अन्य भी तो डेवलपमेंट हुए हैं। आपने बताया प्राकृतिक खेती, आपने बताया सेंद्रिय खेती, आपने बताया रासायनिक खेती, जैविक खेती, शाश्वत यौगिक खेती। शाश्वत यौगिक खेती के बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को बताएं। जैसे हमने ये देखा कि इन सारे खेती के प्रकार में अभी जो फोकस है वो है प्राकृतिक रिसोर्सेस यूज़ करके जी, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको यूज़ करके हम कोई भी चीज़ यदि इस्तेमाल करते हैं तो या उगाते हैं तो वो हमारे इसको बैलेंस करती है साइकिल को, क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर सारी क्रियाएं जो चलती है वो साइकिल के रूप में चलती है एंड एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो अभी सबका फोकस ये है कि हम फिर से वहीं जाए कि जो साइकिल से, जो निसर्ग से हमने लिया है वही निसर्ग में डाला जाए और उसी से सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। और उसी वजह से जैसे कि हमने देखा कि सेंद्रिय में जैविक जो आया, तो जैविक में क्या होता है, जैविक में बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, इस तरह की जो सारी जो बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो है जो हमको फ़ायदा देते हैं उसमें बहुत सारे हैं, तो वो भी ज़मीन में डाले जाते हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम काफ़ी सालों से कर रही है जी, लेकिन जितना रिजल्ट हमको उससे मिलना चाहिए, आप पुराना डाटा देखेंगे, जितना इसका प्रचार होना चाहिए था, जो रिजल्ट हमें जैविक और सेंद्रिय से मिलना चाहिए था वो अभी तक हमें नहीं मिला है। और इस वजह से एक बहुत बड़ी बहस आज दो चल रही है। तो ऑर्गेनिक जो कर रहे हैं उनका कहना ऐसा है कि हम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पाएंगे जी, प्रोडक्शन उतना दे नहीं पाएंगे जी, और केमिकल तरीके से करते हैं तो प्रोडक्शन तो मिलेगा लेकिन अन्न हमको उतना शुद्ध और सात्विक नहीं मिलेगा। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब कभी भी इस तरह की बातें उठती हैं तो एक बहुत ही मजबूत विचार सामने रखा जाता है कि प्रकृति या ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इस प्रकृति ने, चाहे वो पशु पक्षी प्राणी हो या फिर वो मनुष्य आत्मा हो, इसके भरण पोषण का भरपूर इलाज, भरपूर व्यवस्था, भरपूर प्रबंध इसके पास में है। जब इतना मजबूत विचार रखा जाता है तो आप इस विचार से कितना सहमत हैं? क्या जैविक खेती करके, ऑर्गेनिक खेती करके आवश्यकताएं पूर्ति की जा सकती हैं या नहीं? जरूर इसमें आवश्यकता पूरी की जा सकती है, लेकिन इसमें ज़रूरत है उस जो इनपुट्स है उनको उतना पोटेंशियल हम बनाएं। आज हम देखते हैं जैसे
ऑर्गेनिक खेती है, सेंद्रिय खेती हम जिसको कहते हैं जी। फिर उसके बाद जैविक खेती भी है। तो जैविक खेती में भी ये होता है कि हम जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स जो डालते हैं, डाल तो रहे हैं जी, तो नेचुरली डालने के बाद भी वो डाल दिया और हो गया ऐसा नहीं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि वो जाते हैं ज़मीन में तो क्या करते हैं। जी जी जी, भले वो छोटा है, दिखता नहीं है, हाँ जी, लेकिन उसकी भी एक अपनी साइकिल है, अपनी दुनिया है। जी जी जी, जैसे मनुष्य है, हम जिस समय अच्छे वातावरण में रहते हैं, जी, हमारा ऑफिस हम सोचते हैं हमेशा प्रफुल्लित होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, अच्छी एयर मिलनी चाहिए, प्रसन्न वातावरण होना चाहिए, तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन प्लांट्स को ऐसा वातावरण दे रहे हैं? जमीन के नीचे, जमीन के नीचे जो सॉइल जो है हमारी जमीन के अंदर जो हम पौधे उगाते हैं, जी, सनलाइट हमको बाहर से मिलता, बिल्कुल ठीक, एयर से उनको ऑक्सीजन मिलता, हाँ जी, लेकिन जमीन के अंदर जो क्रियाएं चलती है, हाँ, वो हजारों प्रकार की क्रियाएं अपने आप रात और दिन चलते रहती है। जी, मनुष्य रात में सो जाता है, लेकिन वो जो क्रियाएं है वो चलती रहती है, लेकिन वो क्रिया कहीं भी डिस्टर्ब यदि होती है तो वो ऑर्गेनिजम्स का डालने के बाद में भी जितना आउटपुट मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो उसने फंक्शन करना चाहिए, जी जी जी, वो नहीं हो पाता है। तो ये सूटेबल एनवायरनमेंट उनके पनपने के लिए नहीं मिल पाता है, नहीं मिल शायद ये इशारा कर रहे हैं आप। जी हाँ। तो उसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और उन्हीं बातों का ख्याल रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही हमें यौगिक खेती के तरफ ले जाता है। अच्छा, तो ये खेती का अति आधुनिक और उन्नत प्रकार माना जा सकता है। यस, शाश्वत यौगिक खेती, क्योंकि हमने जो भी रिसोर्सेज डाले हैं उनका हमको सही इस्तेमाल करना, उनसे पूरा आउटपुट लेना, उनसे पूरा काम करवाना। आज सभी मैनेजमेंट में ये समझते हैं कि हम सिर्फ पैसा देके काम नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसे देके, ना हम ऊपर से प्रेशर से काम कर सकते हैं। जी, नाउ HR डिपार्टमेंट में यही है कि यदि हमको किसी को प्रमोट करना है तो उसकी मानसिक स्थिति पॉजिटिव करनी होगी, उनको पॉजिटिव ये देने होंगे ताकि उससे हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस ले सकें। जी जी जी, तो ये सेम स्थिति उनके साथ भी है। जो ज़मीन के अंदर में सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, जो लाइव है, वो हमारे भावनाओं को रिसीव करते हैं। ओके, और वो भावनाओं को रिसीव करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को रिसीव करते हैं। जी, तो ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम यदि उनको दें तो उनमें क्या होगा, उनमें ये बायोकेमिकल चेंजेस जो आते हैं, जी, तो वो चेंजेस में उनमें वेरियस टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वेरियस टाइप्स के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट्स होती है। जी जी, वही हमारे प्लांट के लिए फायदेमंद है। जी जी, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में काम करे। जी, क्योंकि कुछ बाय प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि वो एज अ पेस्टिसाइड रहेंगे और वो पर्टिकुलरली उसी चीज़ को मारेंगे जो हानिकारक है। तो यानी कि शाश्वत यौगिक खेती जो है वो मनोविज्ञान, आध्यात्म और विज्ञान, इनका मिला जुला उन्नत एवं अति आधुनिक रूप है। मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। प्लीज प्लीज। आधुनिक तो है ही है, हाँ जी, लेकिन ये हमारे कल्चर, जो हमारा पुराना कल्चर है, जो भारत का राजयोग, प्राचीन राजयोग जो मशहूर है और आज दुनिया में उसके ऊपर सारी स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रहा है और सीखना चाहते हैं, जी बिल्कुल, उसी का इस्तेमाल हम करते हैं जी। तो ये सारी चीज़ों को हम संभव कर सकते हैं। और वही एकमात्र साधन है कि उस राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जो पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर जो आते हैं और उसी थॉट्स का प्रभाव हमारी खेती पर भी होता है, ज़मीन पर भी होता है, वहाँ रहने वाले हजारों बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इनके ऊपर भी होता है, और वो इतना पॉजिटिवली वर्क करते हैं कि जो नेचुरल साइकिल है उसको वो बना के रखते हैं। क्या बात है दोस्तों, महेंद्र भाई ने अभी इस कार्यक्रम में खेती के प्रकार बताए और हमने बहुत अच्छे से शाश्वत यौगिक खेती को समझा। महेंद्र भाई ने जो कुछ भी बताया है, इन सब बातों को समझने के लिए आइए एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। एक लखनवा दूजा मखनवा, दोनों थे किसान, खेत थे दोनों के समान, लेकिन मखनवा था परेशान। लखनवा की थी उपज ज्यादा, उसकी उपज थी थोड़ी कम। यही सोचकर उसने ठाना, करूंगा कमाल हरदम। हल जोत की भूमि तैयार, हल जोत की भूमि तैयार,
डाला हाइब्रिड बीज, खाद यूरिया कीटनाशक, डाली सभी आधुनिक चीज, पैसा पानी सा बहाया, फिर भी उसने कम ही पाया। देख लखन के निराले खेत, सोचा क्या है इसका भेद, शायद भूमि का है अंतर, या है कोई जादू मंतर। मन उसका न आया बाज, लखन से ही पूछा इसका राज। अरे ओ लखनवा, भाई किए हैं मैंने लाख जतन, फिर भी तेरे जैसी फसल नहीं आई। अब तुम ही मुझे बताओ क्या है इसका राज। अरे भाई ये सब तो शाश्वत यौगिक खेती का कमाल है ना। ये कौन सा फार्मिंग है भाई, इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं। अरे भाई मखनवा, ये तो बड़ी आसान खेती है। पहले हम भगवान की याद से बीज को शक्तिशाली बनावत हैं, फिर उन बीज को ईश्वर की याद में धरती में बोवत हैं, फिर गोबर का जीवामृत और जैविक खाद डालत हैं भाई। फिर अरे फसल को कीट से बचावे के लिए नीम और गोमूत्र का छिड़काव भी करते हैं भाई। पर सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात ये है कि भगवान की याद में बैठ के फसल को खूब शुभकामनाएं देते हैं। पौधे भी तो प्यार मांगते हैं ना भाई कि जहरीली खाद। पागल हो गए हो का? हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं अकेला नहीं हूँ, 1000 किसान भाई लोग जो है यही विधि से खेती कर सफल प्रयोग कर रहे हैं। जरा यह फल तो चख के देख। अरे वाह, ऐसा टेस्टी फ्रूटवा तो हम अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया हूँ भाई। अब तो हम भी शाश्वत यौगिक खेती को ही अपनाऊंगा। खर्चा कम, मेहनत भी कम और शुद्ध मन से उपजे शुद्ध अन्न। हम भी मेडिटेशन करूंगा, हम भी अब ऐसा ही खेती करूंगा। नए युग के लिए नई खेती, ये है शाश्वत यौगिक खेती। अब लखनवा और मखनवा दोनों हुए खुशहाल, जीवन तो सुखमयी हुआ, खेत हुए बहाल। मैं समझता हूं इस फिल्म को देखने के बाद शाश्वत यौगिक खेती क्या है, इस बात को हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे। महेंद्र भाई, आप अपना कीमती समय लेकर के शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में पधारे। मैं अपने सभी देखने वालों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो। आज हर इंसान की जरूरत है शुद्ध एवं सात्विक अन्न। यह कार्यक्रम शुद्ध सात्विक अन्न पाने के लिए भी शुरू किया गया है और किसान भाइयों की हर समस्या को हल करने के लिए भी शुरू किया गया है। यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आपका कोई सवाल है, यदि आपका कोई सुझाव है, तो प्लीज हमें लिखें। हमारा पता है आज के इस कार्यक्रम में हमने खेती के प्रकार को जाना। इस कार्यक्रम की आने वाली कड़ियों में आप जानेंगे कि शाश्वत यौगिक खेती क्या है, किस प्रकार से राजयोग का प्रयोग किया जाता है, कर्मों की गुह्य गति क्या है, देसी खाद, जैविक कीटनाशक आदि किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार से फसल को शुभ वाइब्रेशंस दिए जाते हैं, आदि आदि विषयों पर हम आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। अभी दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।